हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट मैथ्स और द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे हम जनरेटिंग फंक्शन जो कि चैप्टर 8 में 8.4 सेशन है डिस्कस करेंगे। एज अ वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस स्पेशली फ्रॉम द चैप्टर 8 बहुत ही अहम है, क्योंकि हर आने वाला जो सेशन है जनरेटिंग फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ को आपने देखी हुई हो, ताकि आने वाले सेशंस को आप बड़े आसानी से कवर अप कर सकें। तो YouTube पर आने के बाद फाद हुसैन सी से सर्च करके आप मेरे YouTube चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। रोइजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, जनरेटिंग फंक्शन 8.4 पर मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल जनरेटिंग फंक्शन। सो अ जनरेटिंग फंक्शन, द जनरेटिंग फंक्शन फॉर अ सीक्वेंस a0 a1 till to the value of ak of the real numbers is the infinite series. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सीरीज़ की बात करूँ जो a0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं a0 a1 a2, जिस तरह से डेफिनेशन पे बताई गई है। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज सीक्वेंस बनाएगी। इस इनफाइनाइट सीक्वेंस को जनरेटिंग फंक्शंस के फॉर्मेट में दिखाने के लिए हमें इस इक्वेशन को फॉलो करना होगा। इक्वेशन क्या कहती है? अगर आप इस इक्वेशन को बगौर देखें तो लिखा हुआ g ऑफ x विच मीन जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x1। ठीक है, तो इस वक्त यहाँ पर x की पावर 1 है। इसी तरह जब मैं a2 लिखूंगा तो a2 x2 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये वैल्यूज चलेगी a k x टू पावर k तक, which is equal to the summation of the value a of k x to power k, where k is equal to 0 to infinity। क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर a of k की वैल्यू पता चल जाए तो इसी k की वैल्यू को हम x के पावर के साथ अप्लाई करेंगे और ये जो सीक्वेंसेस बन रहे हैं ये आपकी जनरेटिंग फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम एडवांस एग्जांपल्स पे भी जाएंगे। अगर हमें एक सीक्वेंस दिया जाए जो कि a of k से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इसमें a of k की इनिशियल वैल्यू दी गई है 3, तो इस बिहाफ पर हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन बनेगा, यानी इस जनरेटिंग फंक्शन को फॉलो करते हुए मैं चाहूँ तो इस फॉर्मेट पे लिख लूँ या समीशन के फॉर्म पे लिख लूँ। तो अगर मैं समीशन के फॉर्म पे लिखूंगा तो a ऑफ k 3 दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, जबकि x ऑफ k वैसे ही रहा, यानी जो भी k की वैल्यू होगी वो x के साथ पावर पे आती रहेगी। अगर आप इस सीक्वेंस पे देखें तो a0 की वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल जाएगी 3 प्लस, फिर मैं दोबारा 3 लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो वो किसी भी नंबर के ऊपर यहाँ पर x के ऊपर जो है वो 0 मौजूद होगा, तो किसी भी नंबर के ऊपर 0 है तो 1 हो जाता है। फिर यहाँ पर a1 की वैल्यूज़ लिखी जाएगी, फिर a2 की एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ चलती रहेगी, तो वो इसी समीशंस फार्मूले को फॉलो करेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर वैल्यू है a k इक्वल टू k प्लस 1, यानी k की वैल्यू को मैं चेंज करता जाऊँगा तो नंबर्स भी चेंज होंगे सीक्वेंस पे, यानी सारे 3 नहीं रहेंगे। कैसे? हमने फॉर एग्जाम्पल 1 लिखा, तो k की वैल्यू अगर मुझे 1 दी जाती है तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2, फिर सेकंड हो जाएगी 3, इसी तरह से ये वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी, जनरेट सीक्वेंस बनाते जाएगी। तो इसके जनरेटिंग के लिए मैं a ऑफ k की जगह लिखूंगा k प्लस 1 और x की पावर k वैसे ही रहेगी, तो ये बन गया हमारा समीशन जनरेटिंग फंक्शन। इसी तरह से पावर पर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ दी जा सकती है, जैसे यहाँ पर a ऑफ k की वैल्यू है 2 ऑफ k, सीक्वेंस a k को फॉलो कर रहा है, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा 2 टू पावर k मल्टीप्लाई बाय x टू पावर k। बिल्कुल सेम फार्मूले को हम जनरेटिंग फंक्शन को हर जगह फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक सिस्टम था जनरेटिंग फंक्शंस का। लेकिन यहाँ पर बात क्लियर नहीं होती कि एक्चुअली अगर हम मुझे एक सिंपल सीक्वेंस दिया जाएगा तो उस सीक्वेंस के जनरेटिंग फार्मूला किस तरह से बनेगा और उसका क्लोज फॉर्म किस तरह से बनेगा, वैसे ही जैसे हम रिकरेंस रिलेशन का बनाते थे। तो इस चीज़ को अब हम अहेड समझते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड्स की चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्रेस करके बताया जा रहा है मजीद कि जनरेटिंग फंक्शन फॉर अ फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस अगर फाइनाइट है, ऑफ अ रियल नंबर कैन बी डिफाइंड बाय एक्सटेंडिंग अ फाइनाइट सीक्वेंस a0 a1 a2 एंड सो ऑन इनटू अ इनफाइनाइट सीक्वेंस बाय सेटिंग an plus 1 इक्वल टू 0, an plus 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। अगर मैं 0 के सीक्वेंस पे बना रहा हूँ वैल्यूज़ तो n प्लस 1 भी 0 होगा, n प्लस 2 भी 0 होगा, n प्लस 3 भी 0 होगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो सीक्वेंसेस वैल्यू बनेगी वो इस तरह से बन सकती है 0 0 0 0। ठीक है, इस तरह से एक फाइनाइट सीक्वेंस बन सकता है। लेकिन जब मैं इनफाइनाइट जनरेटेड सीक्वेंस की बात करता हूँ तो जो जनरेटिंग सीक्वेंस g ऑफ x ऑफ द इनफाइनाइट सीक्वेंस a ऑफ n इज अ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ n। पॉलिनोमियल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 थी तो ये 1 हो गया था। अब मैं आगे लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा a2 x2, फिर a3 x3, इसी तरह से ये जनरेट होता जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है an x टू पावर n तक।
तो बिकॉज नो टर्म ऑफ द फ्रॉम फॉर्म ए जे एक्स ऑफ जे विथ n is greater than n occur, so that is this one will follow for the generating sequence. ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई. अब हम सबसे पहले कुछ बेसिक एग्जांपल्स को देखते हैं कि सीक्वेंसेस हमें किस तरह से दिए जा सकते हैं, उसको हम जनरेटिंग फॉर्म पे किस तरह से लिखते हैं, और जनरेटिंग जब फंक्शंस बन जाता है तो हम उसे क्लोज फॉर्म पे कैसे लाते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल 1 की, तो ये सीक्वेंसेस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस के फॉर्म पर ये वैल्यूज़ मौजूद है 0 0 0 एंड सो ऑन. तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन को फॉलो करते हुए लिखूँ तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे x टू पावर 0 के साथ, तो अंडरस्टूड है कि वो 1 हो जाएगा यहाँ पे. फिर मैंने सेकंड टर्म लिखा 0 और उसके साथ x लिखा, फिर थर्ड x स्क्वायर एंड सो ऑन. तो जब इस फॉर्मेट को देखा जा रहा है जो यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका क्लोज फॉर्म डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, 0. क्यों? क्योंकि हर जगह जो नंबर्स है वो 0 के फॉर्म पे जनरेट हो रहे हैं. एक्चुअली जब हम यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पे समीशन फॉर्म लिख रहे थे तो एक्चुअली ये क्लोज्ड ही फॉर्म तो था, क्योंकि अगर मैं क्लोज फॉर्म नहीं लिखूंगा तो मुझे सीक्वेंस लिखने होंगे 1,1 1,1 इस तरह से, या 0,0,0 सो ऑन. तो ये क्लोज फॉर्म था इसका. सेकंड एग्जांपल में देखें तो 0 0 1 0, तो इसी तरह से ये सीक्वेंस चलते जा रहे हैं. मैं ऐसे जनरेटिंग फंक्शन पे लाऊंगा तो 0 x पावर 0 0 x पावर 1, फिर थर्ड टर्म 1 पावर x2, फिर इसी तरह से 0 x पावर 3 एंड सो ऑन. तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें एक नंबर मिल रहा है जहाँ पर हमारी कोफिशिएंट की वैल्यूज़ जो है वो 1 के साथ होगी, बाकी तमाम 0 के साथ है तो वो कम्प्लीटली 0 होगी. तो इसके क्लोज फॉर्म को क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ. ठीक है, अभी हम समझते हैं कि क्लोज फॉर्म किस तरह से आ रहा है. थर्ड एग्जाम्पल से ये बात समझ में आएगी हमें. सिक्वेंस है 1 2 1 0 एंड सो ऑन. तो फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड सारे टर्म्स लिखे. अगर हम इसको बगौर देखें तो क्या मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इस तरह का फॉर्मेट बना रहा है. तो जब ये इस तरह का फॉर्मेट बना रहा है तो क्या मैं इसकी क्लोज फॉर्म को 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 2 लिख सकता हूँ. ठीक है, ये इसका हो गया क्लोज फॉर्म. द फोर्थ वन, सारे 1 टर्म है, तो सारे 1 टर्म को मैं इस तरह से जनरेटिंग फंक्शन पे लिख सकता हूँ. अब यहाँ पर क्लोज फॉर्म लिखा गया 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स. अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए अगर मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करूं जो कि हमने चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस किया था, तो जनरेटिंग सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, ए, इसी तरह से ए प्लस आप कह सकते हैं, ए आर, ठीक है, इसी तरह से ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से ही चलता है. तो इस जनरेटिंग सीक्वेंस को या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को, जो कि इस तरह के सीक्वेंस में हम प्रूव करते हैं ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर के फॉर्मेट पे, यानी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ. तो एक्चुअली ये जितने भी सीक्वेंस बन रहे हैं यहाँ पर, इन तमाम को मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फॉर्म पर कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो यहाँ जो सीक्वेंसेस बने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अगर मैं इसे इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिप्रेजेंट करूँ तो ए की वैल्यू 1 है, 1 कांस्टेंट यहाँ पर ऑलरेडी है, जबकि आर यहाँ पर एक्स के फॉर्म पर है. तो क्या मैं डायरेक्टली इस चीज़ को फॉलो करते हुए ये लिख सकता हूँ. तो यही इसका क्या हो गया, क्लोज फॉर्म हो गया. सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी अप्लाई की, क्योंकि ये माइनस के साथ के साइन था तो माइनस इसको प्लस बना देगा, सेम स्ट्रेटजी के साथ ये प्लस का हो गया. फिर यहाँ पर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू भी स्क्वायर हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उस कोफिशिएंट के साथ उस वैल्यूज़ को लिख देंगे. तो सेम हमने इसे भी यहाँ पर अप्लाई किया. ठीक है, एंड द लास्ट वन 1 प्लस 0 प्लस 1, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टर्म है उसका स्क्वायर किया जा रहा है, तो उसकी वैल्यूज़ क्या रह रही, 1 ही रही है, और 0 का स्क्वायर भी 0 रहेगी. तो हम इसे यहाँ पर 1 माइनस एक्स के फॉर्म पे लिख सकते हैं. तो सेम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को मैंने यहाँ पर अप्लाई करके इसके क्लोज फॉर्म को ड्राइव कर लिया. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जनरेटिंग फंक्शंस की जो अभी तक हमने देखी है. अब हम कुछ बुक की एग्जांपल्स को देखेंगे जहाँ पर हमने जनरेटिंग सीक्वेंस का या जनरेटिंग फंक्शंस का कुछ एसेंस हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली ये रियल लाइफ में या किस तरह के अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स पे इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा एडवांस काउंटिंग का है. तो प्रॉब्लम हमारे पास कुछ यूँ है कि हमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, यानी हमें चेंज करवाना है, छुट्टा या खुला कह लें आप उसे, $1 का. ठीक है, $1 है, हमें उसकी चेंज रिक्वायर्ड है. तो इस चेंज रिक्वायर्ड्स में जो इसके स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करेंसीज होगी, जैसे मैं रुपया की बात करूं तो उसके डिफरेंट पैसा होते हैं, यानी 100 पैसा मिलकर जो है वो 1 रुपया बना रहा होता है, एंड सो ऑन, इस तरह से 1000-500 के रुपए बन रहे होते हैं. तो डॉलर के अंदर कुछ 3 यूनिट्स हैं. ठीक है, सबसे पहली यूनिट जो है वो पेनीज है, सेकंड डाइम्स है, और थर्ड हमारा काउंटर है. तो अगर मैं पेनीज की बात करूं तो ये 100 पेनीज जब मिलेगा तो ये $1 बनाएगा. ठीक है, क्योंकि ये 1 सेंट के बराबर होता है. ठीक है,
और अगर हम डाइम्स की बात करूँ तो ये 10 सेंट्स के बराबर होता है। इसका मतलब ये 10 डाइम्स मिलेंगे तो वो $1 बना लेंगे। और क्वार्टर में जो है वो बाई नेम ही हमें समझ में आ रहा है कि 25 का है तो ये 4 मिलेगा तो $1 बना देगा। अब हमें प्रॉब्लम के मुताबिक जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं $1 के, हम उसे जनरेटिंग फंक्शन के बिहाफ पर किस तरह से लिख सकते हैं। सो द सोल्यूशन सेज pennies 1 cent can form any cent amount that is a multiple of 1, and thus the generating function for the nickels can contain all power of x that are multipliers of 1. In simple, अगर आप इसके sequences को generate करें तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं एक भी pennies ना लूँ, उसके बाद मैं फर्स्ट pennies लूँ, फिर सेकंड pennies लूँ, थर्ड लूँ, इस तरह से 100 टाइम तक pennies ले सकता हूँ मैं? तो ये एक sequence generate करेगी। इस सीक्वेंस को अगर मैं जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म पर लाऊं तो हमारा जो सीक्वेंस फार्मूला था जनरेटिंग का वो ये था कि x टू पावर 0 फिर x टू पावर 1 एंड सो ऑन। तो जब मैंने कोई भी नहीं लिया तो हमने 1 लिया x टू पावर 0 के साथ, फिर हमने 1 लिया x की पावर 1, x की पावर 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जनरेटिंग फंक्शन बना रहा है, ठीक है, किसके लिए? 100 के लिए। तो मैं इन सिंपल यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन कुछ यूँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x ऑफ 100 के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रॉब्लम को ड्राइव किया है कि पेनीज के लिए जनरेटिंग सीक्वेंस या जनरेटिंग फंक्शन किस तरह से बनेगा। डाइम्स के लिए देखें तो वैल्यूज़ क्या हो सकती है? नथिंग के बाद 10 हो सकती है, ठीक है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है एंड सो ऑन। इस तरह से कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है क्योंकि ये 10 के बराबर है। तो जब मैंने इसके जनरेटिंग सीक्वेंस बनाए तो 1 प्लस x टू पावर 10, 1 कोफिशिएंट के साथ, 1 का मतलब है कि 1 टाइम 10 सेंट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, ये 3, इस तरह की वैल्यूज़। तो जनरेटिंग सीक्वेंस इसके भी बना दिए हमने। उसके बाद क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स में भी सेम लॉजिक हमने इस्तेमाल की कि नथिंग के साथ 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 75 हो सकता है, ठीक, इस तरह से। तो सेम सीक्वेंस हमने जनरेट कर दिया। अब ये 3 हमें क्या मिले हैं? जनरेटिंग फंक्शंस मिले हैं, पेनीज के रिस्पेक्ट से, डाइम्स एंड क्वार्टर्स के रिस्पेक्ट से। अब हम इसको कंप्लीट जनरेटिंग फंक्शंस दिखाने के लिए इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे। So the answer says the total generating function is that the product of the generating functions of each type of the bill. यानी each type of bill का मतलब है कि जो अगर मैं पेनीज के जरिए से चेंज देना जा रहा हूँ तो उसके ये सीक्वेंस बन रहे हैं, जनरेटिंग फंक्शन बन रहा है, जिसको मैं क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डाइम्स के लिए सिर्फ चेंज दूंगा तो ये सीक्वेंस हो गए, और क्वार्टर्स के लिए दूंगा तो उसके ये सीक्वेंस हो गए। तो इस बिहाफ से मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देखे तीनों को लिखा, और तीनों को लिखने का यहाँ पर मतलब ये है कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इनका प्रोडक्ट निकलेगा। एंड यू कैन इमेजिन दैट कि इस तरह से अगर हम फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग और हमें काफ़ी टाइम लगेगा इनके सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करने के। सो देयरफॉर वी आर इंटरेस्टेड इन अ कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ 10, ठीक है, यही चीज़ है ना, इसी चीज़ के लिए तो हम इंटरेस्टेड है क्योंकि इसी के लिए हम जनरेटिंग बना रहे हैं। So 100 cents or $1. Thus, we only required the sum up of the term x of power is 100. Use technology to extend the sum. तो इसके लिए हम किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इसे एक्सटेंड कर लेंगे और x टू पावर 100 की वैल्यूज ले लेंगे जो इसके लिए एक्चुअल जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, जिसको हम समेशन साइन या किसी तरह भी क्लोज फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखी। तो बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली जनरेटिंग फंक्शंस के लिए, जो स्टार्टअप के लिए अंडरस्टैंड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम बुक की तरफ जा रहे हैं और बुक में से कुछ बेसिक एग्जांपल्स देख रहे हैं कि जनरेटिंग फंक्शंस के सीक्वेंस अगर दिया जाए तो हम इसे जनरेटिंग किस तरह से बना रहे होते हैं। तो द फर्स्ट थिंग, हमें जनरेटिंग सीक्वेंस दिया गया है 1 1 1 1 1 सो ऑन टू 2 4 6 7, ठीक है, 7 टाइम सीक्वेंस हमें इस तरह से दिया गया है। तो हमने जनरेटिंग बनाने के लिए यहाँ पर 2 4 6 है, 6 है ऑनली, ठीक है। तो हमने सीक्वेंस बनाया सेम फार्मूले के साथ, जिस तरह से अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में डेफिनेशन देखी थी। इसके मुताबिक मैंने लिख दिया 1 पावर जो है स्क्वायर क्यूब पॉलिनोमियल टाइम्स पे वो चीज़ें बन रही हैं। अब यहाँ पर जो जनरेटिंग फंक्शंस बन रहा है वो ये बन रहा है भाई, ठीक है। अब ये इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ जो x की वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1 है। और सेक्शन 2.4 जो चैप्टर 2 का था जिसमें हमने समीशंस को डिस्कस किया था, ज्योमेट्रिक सीरीज एंड सीक्वेंसेस को, तो वहाँ पर थ्योरम 1 क्या है वो ये जहाँ मैंने मेंशन किया, इफ a and r द रियल नंबर एंड r इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी विल फॉलो दिस पेयर वाइज इक्वेशन। इफ r इज नॉट इक्वल टू 1 तो हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, और अगर r की वैल्यू 1 के बराबर है तो हम इसे फॉलो करते हैं। तो बिहाफ ऑफ दिस सिक्वेंस हम इसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे फॉलो करने के बिहाफ पर जो हमारा सिक्वेंस होगा वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अगर आप डाउनवर्ड वैल्यूज देखें तो r-1 है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया x-1, और अपर साइड पे देखें तो लिखा हुआ है a r x-1 माइनस a, तो a की वैल्यू तो 1 थी वो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और r टू पावर n+1, तो n+1 का मतलब है हायर डिग्री यहाँ पर 5 है तो वो n हो गया, और +1 तो यहाँ पर x6 हो गया।
तो जनरेटिंग फंक्शन बना x6 - 1 डिवाइड बाय x - 1, तो ये हमारा आ गया g of x, एंड वी कैन से दैट दिस इज अ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस सीक्वेंस, हेंस प्रूव दैट। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो हमने बेसिक चीज़ें पहले डिस्कस की हैं। वजह यही थी ताकि हम सीक्वेंसेस को जनरेटेड वे पर समझ सकें कि सीक्वेंस किस तरह से दिया जाएगा, तो हम बिहाफ ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऑफ द सीरीज हम अपने फंक्शंस को या सीक्वेंस को जनरेटिंग फॉर्म पर कन्वर्ट कर सकें। यूजफुल फैक्ट अबाउट द पावर सीरीज, ठीक है, कुछ पावर सीरीज के फैक्ट लिखे हैं, पहले तो हम पैराग्राफ समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल में आएंगे। व्हेन जनरेटिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू सॉल्व काउंटिंग प्रॉब्लम, they are usually considered to be formal power series. Questions about the conversion of these series are ignored, however, to apply some result from calculus. It is sometimes important to consider for which x the power series conversion. The fact that the function has a unique power series around x equal to 0 will also be important. As we know, पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि काउंटिंग प्रॉब्लम्स के लिए हम जनरेटिंग फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं ताकि जो एडवांस काउंटिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। तो पावर सीरीज उनमें से एक इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ पार्ट्स जो हैं एप्लीकेबल होते हैं कन्वर्जन्स फाइंडिंग के लिए, जो कि कैलकुलस का पार्ट होता है, लेकिन समटाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ एक्स इन अ पावर सीरीज कन्वर्जेंस। तो इसकी फैक्ट्स के लिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि फंक्शन में हमें एक जनरेटेड फंक्शंस दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। तो ये एक क्लोज फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज फॉर्म अभी हम देख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि है 1,1,1 के लिए इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म पे दिया गया, उसके बाद इसके सीक्वेंस को दिखा दिया गया, ठीक है। फॉर ऑल एक्स इज लेस देन 1, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ए एक्स, में ए एक्स लिख सकता हूँ, इज अ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस है, यानी 1 प्लस ए का स्क्वायर, बी का ए का स्क्वायर, ए का क्यूब एंड सो ऑन। तो बिहाफ ऑफ दिस मैं इस सीक्वेंस को इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी मैं ए एक्स लिखूँ, ए एक्स स्क्वायर लिखूँ, फिर ए क्यूब एक्स क्यूब लिखूँ एंड सो ऑन। तो when a of x is less than 1, or equivalently for x is less than 1 divided by mod of a for a is not equal to 0. We also will need to some result to how to add and how to multiply two generating functions. Proof of this result can be found in a calculus text, ठीक है, जिसके डेप्थ पर हम नहीं जा रहे। तो अभी इस सेशंस तक हमने ये देखा कि जनरेटिंग फंक्शंस क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट सेशन पे इसी पार्ट को हम रेज्यूम करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो फैक्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरम जनरेटिंग फंक्शंस के वो क्या हैं। एज वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा मैं सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़ें। नेक्स्ट सेशन पे फर्दर रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। सी यू देयर।